बिहार में पूर्व महाधिवक्ता के रूप में भी आपने अपनी पहचान बनाई है। तालियां आपकी तरफ से हो, जोरदार फूलों के साथ हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और अब श्री विपिन जी से सादर आग्रह करूंगी आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए। जनादेश 2024 में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, झारखंड की राजनीति की रोचक और दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजित कुमार हैं। उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर झापा की तैयारियां क्या है, क्योंकि एक वक्त था जब झारखंड की राजनीति में झारखंड पार्टी अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम जो था वो रखता था, और अब जाकर एक बार फिर से नए सिरे से झारखंड पार्टी ने अपनी आवाज जो है झारखंड की जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। सर, झारखंड पार्टी की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, झारखंड पार्टी जैसा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे पहली रीजनल पार्टी है जो यूनिफाइड बिहार के समय आजादी के तुरंत बाद 32 सीटों के साथ पहली विरोधी दल घोषित हुई थी समेकित बिहार राज्य की विधानसभा में। तो इस पार्टी का एक इतिहास रहा है और विगत 75 वर्षों में, जिसमें कि लगभग 65 वर्ष कांग्रेस ने लिए मिला जुला करके, और 2014 के बाद भाजपा की सरकार रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि राज्य के लोगों ने जिस ध्येय के साथ अलग राज्य की मांग की थी, वो ध्येय पूरा नहीं हुआ। राज्य के पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें अधिकतर मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं, और राज्य के आदिवासी, राज्य के क्रिश्चियंस, जो मिले जुले तौर पर यहाँ के निचले तबके से ही आते हैं, उनके साथ बराबर अन्याय हुआ है इस राज्य में। तो झारखंड पार्टी में जा करके, और झारखंड पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं वे काफी व्यथित हैं, और अब एक नए सिरे से अपना चेहरा लेकर के राज्य के लोगों के बीच जाएंगे, और आगामी चुनावों में झारखंड पार्टी एक अच्छी शक्ति के रूप में उभर करके आएगी, क्योंकि राज्य के लोगों के पास जो दो विकल्प थे पुराने वो फेल कर चुके हैं, और झारखंड पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। तो सर, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी इस चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में वर्तमान में हम लोगों ने तय किया है कि 4 सीटें हैं, क्योंकि हमारी स्थिति जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में और कोल्हान में काफी मजबूत है। हमारे पुराने कार्यकर्ता सिर्फ हमें जानते हैं, वहां पे झारखंड पार्टी को जानते हैं। ये बात सही है कि विगत कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे थे राज्य में हो रही गतिविधियों को, और वर्तमान में जब झामुमो कांग्रेस की सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं भ्रष्टाचार के, तो हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में लोहरदगा, खूंटी, कोल्हान में चाईबासा और हजारीबाग की सीट पर लड़ने का मन अभी वर्तमान में बनाया है, और बात चल रही है यदि संथाल परगना की एक सीट पे अगर हम लोग सफल हो पाए, विचार अंतिम हो सका, तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। एक वक्त था अजीत जी जब जेएमएम आसू के बाद झापा एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी थी। संभवतः जितना याद आ रहा है, गुरुजी को भी तमाड़बाई इलेक्शन में राजा पीटर ने झापा के सिंबल पे ही हराया था। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, कोलेबिरा का उपचुनाव जिन परिस्थितियों के बीच हुआ, कांग्रेस ने वहां
वापसी की, लगातार 18 का उपचुनाव हो, 19 का विधानसभा चुनाव हो, वहां से जीत हासिल की, और जो बेस रहा आपका दक्षिण छोटा नागपुर झारखंड पार्टी के राजनीति का, अब वहां पर क्योंकि एनओजी चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो कौन वैसे प्रमुख चेहरे होंगे जिनके साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, राज्य की सबसे मजबूत और सबसे पुरानी पार्टी हम थे। ये कहना गलत है कि हम बीच में एक शक्ति के रूप में उभरे। वास्तव में हम लोग एक अलग झारखंड के बाद की बात मैंने कही है। अलग झारखंड के बाद अगर राज्य की जनता कुछ देख रही थी तो तत्काल आपको, जैसा कि मैं बताऊं, जब राज्य अलग हुआ तो सबों के मन में आशाएं थी। लोग समझ रहे थे कि भाजपा के कारण और भाजपा के सहयोग के कारण ये राज्य अलग हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लालू जी कहा करते थे कि मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। यही लगभग बोल तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं के भी हुआ करते थे। तो सबसे पहले राज्य के लोगों ने भरोसा किया भाजपा पे। भाजपा ने सरकार चलाई, उनकी अपनी योजनाएं थी। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सका। मैं बहुत ज्यादा दोष भाजपा को दूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भाजपा के लोगों ने पिछड़े वर्गों का ध्यान नहीं रखा। इस राज्य में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहाँ की जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किए और राज्य की बर्बादी होती रही। तब जा करके विगत 2019 के विधानसभा के चुनाव में राज्य के लोगों ने भरोसा जताया झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। और ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ इस आशे में थी, इस तरह की वाह जोट रही थी कि किसी तरह से इन्हें शासन मिले, सत्ता मिले और ये पूरे राज्य में लूट का व्यापार चलाएंगे। और यही हुआ है। विगत 4.5 वर्षों में इस राज्य में हर प्रकार से संसाधनों की लूट हुई है। गिट्टी की लूट हुई है, बालू के घाटों की नीलामी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात जो विगत 24 वर्षों में शर्मनाक है और उससे पहले भी, कि 1996 का बनाया गया पेशा कानून, जिसके प्रावधानों के तहत यहाँ के शेड्यूल एरियाज को स्वायत्तता दी जानी थी, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाना था, उसके लिए नियमावली न तो भाजपा के कार्यकाल में बनी, न तो 96 से 2000 के बीच में बनी, ना तो 2000 से भाजपा के शासनकाल में बनी। और विगत 4.5 वर्षों में भी यह अत्यंत शर्म की बात है कि जिन बालू घाटों की नीलामी का, जिन पत्थर के खदानों की नीलामी का अधिकार ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए था, वे राज्य के अधिकारियों के हाथ में है। और खुल करके नियमावली पेशा के अंदर नहीं बनाते हुए संसाधनों की लूट की गई और उसका खामियाजा भी ये झामुमो और कांग्रेस के नेतागण भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपने राज्य में जो तकलीफ का माहौल है, यहाँ के पिछड़े वर्गों का, यहाँ के आदिवासियों का, दर्शनीय है, देखने योग्य है। सब लोग तकलीफ में हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी सशक्त तौर पे एक विकल्प के तौर पे राज्य में लोगों के बीच में जाने का काम करेगी। और आगामी चुनावों में जिन 4 सीटों पे भी हम लड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधन हमारे पास नहीं है और संसाधनों का अभाव बड़ी बात होती है आज के दिन में, क्योंकि चुनाव को व्यापार बना दिया गया है। चाहे वो भाजपा हो, वही काम झामुमो कर रही है। इन्होंने धन इकट्ठा किया और धन का प्रयोग और उपयोग ये चुनावों में करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं ये संवाद राज्य की जनता को जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी गरीबी पे न जाए, हमारी ईमानदारी पे, हमारे मनोभाव पे और हमारी भावना पे जो जंगल,
जल और जमीन की सुरक्षा की है, जिसके लिए हम आरंभ से लड़ते आए हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। सर, आप पूर्व की सरकार में महाधिवक्ता थे, चाहते तो आप बीजेपी जा सकते थे, जेएमएम में जा सकते थे, कांग्रेस में जा सकते थे, आपने झापा क्यों चुना? वैसे पार्टी को जिसके अध्यक्ष की सदस्यता चली गई हत्या के आरोप में, वैसा दल जब मंत्री हुआ करते थे एनओसी का, तो उनके ऊपर कई तारीख करप्शन के चार्ज लगे, तो अजीत कुमार ने झापा क्यों चुना? देखिए, आपने जो सवाल किया है जवाब उसी में है। यदि पार्टी की भावना स्पष्ट है और साफ सुथरी है, तो सिर्फ इसलिए कि कुछ एक साबित या गैर साबित या जायज या नाजायज बातों के कारण किसी के ऊपर कोई आरोप आ गया तो पार्टी की भावना दूषित हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यदि आप किसी एक राजनेता की बात करते हैं तो आप जरूर मेरे बारे में बात करें। क्या राज्य की जनता ये कहना चाहती है कि मैंने एज एडवोकेट जनरल पूर्ववर्ती सरकारों में या उससे पहले एज एडिशनल एडवोकेट जनरल अपने काम करने में कोई कोताही की? राज्य की जनता बखूबी जानती है कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। और एक मामला जो हमारे ही राज्य के एक राजनेता ने उठाया, माननीय सरयू राय जी, जिन्होंने नाहक मेरे बारे में अनर्गल बातें कही और समाचार पत्रों का, मीडिया का दुरुपयोग किया, तो क्या उस एक अपवाद को छोड़ करके जो बेबुनियाद था, क्या मेरी स्वच्छता पे, मेरी ईमानदारी पे कोई प्रश्न कर सकता है? आपकी स्वच्छता पर नहीं अजीत जी, उस दल पर है जिसमें आप गए। क्योंकि चाहते तो आप बीजेपी में भी जा सकते थे। विपिन जी, मैंने आपको कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में भी राज्य की जनता के साथ अन्याय ही हो रहा था। मैं महाधिवक्ता था, एक अधिकारी था, एक लीगल एडवाइजर था। मैं राज्य में होने वाले कार्यों को, राज्य की नीतियों को देख रहा था और मुझे कुछ न कुछ असंतोष का भाव उस कार्यकाल में भी लगा। और जब मैं बाहर आया अपने पद से त्यागपत्र देने के उपरांत, तो राजनीति में आने की कोई मेरी मंशा नहीं थी। परंतु झामुमो और कांग्रेस के शासनकाल में जब मैंने ये देखा कि व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार बढ़ा है और सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो मैंने यही समझा कि झारखंड पार्टी, जो झारखंड की मूल भावना की पार्टी है, झारखंड के आदिवासियों के मन की भावना की पार्टी है, जल जंगल जमीन की पार्टी है, जिसकी सुरक्षा का दंभ झामुमो भरा करती है या अन्य दलों के लोग भरा करते हैं, ये भावना मैं पूरी कर पाऊंगा लोगों की इसी पार्टी में आकर के। और मैं समझता हूं कि इस पार्टी में, झारखंड पार्टी में मेरे आने के बाद काफी लोग जुड़े हैं, प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस राज्य के लिए हमारी ही पार्टी एकमात्र पार्टी रहेगी। अकेला मैं हूं जरूर, और हमारे साथ कुछ एक नेतागण हैं, लेकिन कारवां बनना बाकी है और राज्य की जनता एक अच्छा कारवां देखेगी आने वाले चुनावों में और विधानसभा के चुनाव में भी। अजीत जी, क्या सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष तक ही आपकी भूमिका होगी या चुनावी राजनीति में भी आपको झारखंड की जनता देखेगी? देखिए, आपका सवाल थोड़ा सीधा है, स्पष्ट भी है, क्योंकि मैंने कई बार विभिन्न राजनीतिक मंचों पे भी कहा है कि झारखंड पार्टी के संगठन के निमित्त मैं इस पार्टी में हूं। चुनाव लड़ने की ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थितियां राज्य में अचानक होती रही हैं और अभी भी हैं, जैसे धनबाद का ही आप सवाल करिए, तो यदि कोई किसी की शिकायत करना शुरू करता है और अपने गिरेबान में झांकता नहीं है, और ऐसा भी हो रहा है अब कि कोई नेता जो है वो अपने बारे में कहता है कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है, लेकिन माननीय सरयू राय जी ऐसा कह रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर इस तरह की बात लोग करने लगे तो भविष्य में
क्या पता मुझे भी चुनावी राजनीति करनी पड़ेगी, और ऐसे लोग अगर आ करके खुलेआम हमारे राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहेंगे, ऐसे नेता जिन्होंने राज्य के पिछड़ों और पिछड़े राजनेताओं को चुन करके टारगेट किया है, यहाँ के पिछड़े अधिकारियों को चुन करके टारगेट किया है, तो मैं समझता हूं कि जनता के बीच में जाकर के ही बताया जा सकेगा कि वास्तव में किसकी वास्तविकता क्या है। मतलब अजीत जी, क्या सरयू राय के खिलाफ आपको हम देख सकते हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि सरयू राय जी यदि चुनाव लड़ते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है आपको कि चुनाव लड़ने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हाँ, जब मैं अब स्वतंत्र हूं, एक राजनीतिक पार्टी में भी हूं और राज्य में एक वरीय अधिवक्ता के तौर पे कार्य भी कर रहा हूं, तो ये संभावना आप जरूर अपने जहन में रख सकते हैं। राज्य की जनता यदि सकारात्मक भाव दिखाएगी तो कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ने का निर्णय राज्य की जनता करेगी, और यदि मुझे ऐसी भावनाएं दिखाई देती हैं राज्य की जनता के बीच में, तो मैं जरूर चुनाव लड़ने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। अजीत जी, राय जी का नाम आपने बार बार लिया। जिस सरकार में आप महाधिवक्ता थे, उसमें उसी सरकार में वो कैबिनेट के मंत्री थे। अपने मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने उस वक्त सवाल खड़े किए, आप पर सवाल खड़े किए, तो ऐसी आखिर क्या वजह है, क्यों सरयू राय जी इस तरीके के चीजों को बार बार सामने लाते हैं? देखिए, ये सवाल इस मंच से आपका करना या मुझे जवाब देना एक अजीब लगेगा, ऐसा कुछ, लेकिन जरूर मैं जवाब दूंगा। जमकर कहा था उस वक्त, जरूर मैं, महाधिवक्ता ने सरकार को बरगलाया है, दिग्भ्रमित किया है। जरूर मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, सरयू राय जी मूलतः बिहार के हैं। बिहार से आकर के उन्होंने झारखंड में राजनीति शुरू की। उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वो अपनी पीठ स्वयं जरूर ठोक रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनसे बेहतर और उनसे स्वच्छ कोई नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, इतने बड़े राजनीतिक सफर में कोई भी एक लैंडमार्क, कोई भी ऐसी चीज जो याद रखने वाली हो, कोई ऐसा मोमेंटस इवेंट जिसके बारे में यह कहा जा सके कि सरयू राय जी के वजह से अमुक कार्य हुआ है जिसको याद रखा जाना चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि इतने बड़े राजनीतिक सफर में विरोध और शिकायत छोड़ करके, जिसे नकारात्मक भावना रखना कहते हैं, नकारात्मक भावना और लोगों के प्रति शिकायत करना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना छोड़ करके उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरयू राय जी की राजनीति इसी प्रकार से चलती रही है। और जब मैं एडवोकेट जनरल था तो उन्होंने ऐसे विषय के बारे में भी मेरे बारे में शिकायत की और दम भर के कहा जिस मामले में राज्य में सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू का कलेक्शन मेरे प्रयास से, तत्कालीन सरकार के प्रयास से कराया गया। आपको मैं बताता हूं कि लीगल माइनिंग के ऊपर में जितनी पेनाल्टीज लगी हुई थी 2000 से लेकर के 2017 तक एक भी रुपए की वसूली लगभग नहीं हुई थी। 2017-18 में तत्कालीन सरकार और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जितने भी मामलों में स्टे लगी है उसको वेकेट कराया जाए और ये सारी रेवेन्यू सरकार के पास आनी चाहिए। बहुतेरे मामले थे और जिस मामले का जिक्र उन्होंने किया था, जिस मामले में उन्होंने बड़ी शिकायत की थी, उसी मामले में माननीय न्यायालय ने 100% पेमेंट करने का आदेश भी दिया था। सिर्फ उनकी शिकायत यह थी कि कोर्ट ने इंस्टॉलमेंट क्यों करा दिया और एज एडवोकेट जनरल मैंने इंस्टॉलमेंट कराए जाने की बात को माना क्यों। अब बताइए कि 17 साल में यदि 1 रुपए की भी उगाही नहीं हुई है और यदि न्यायालय कहता है कि इंस्टॉलमेंट में जो माइनिंग लीज होल्डर है उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा,
तो यदि मान लिया जाए कि 18 वर्ष में आपने कुछ भी नहीं लिया और सरकार और कोर्ट ने 1 साल या 1.5 साल के अंदर में पूरी पैसे देने की बात कही हो, आदेश दिया हो, तो एक एडवोकेट जनरल के रूप में मैं क्यों नहीं मानूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 4,500 करोड़ रुपए जो सरकार के ब्लॉक थे, उगाही नहीं किए जा सके थे, उसकी उगाही मेरे कार्यकाल में हुई और मैं इसका श्रेय लेना चाहता था, लेकिन तब मैं पद पे बैठा था और मैं कुछ बोल नहीं सकता था अपने सरकार के मंत्री के विरुद्ध। तो माननीय सरयू राय जी ने इस बात का फायदा उठाया और शायद चूंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, उन्होंने उचित समझा था कि मेरे विरुद्ध शिकायत करें, मेरे विरुद्ध अनलगल बातें कहें, और मुझे इतना प्रताड़ित होना पड़ा उस कार्यकाल में कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो इसलिए मन में एक टीस है और मन में एक दर्द तो है। आपने आज विषय उठाया है इसलिए मैंने जवाब दिया, वरना कोई व्यक्तिगत शिकायत मुझे उनसे अभी भी नहीं है। परंतु यदि किसी विषय को लेकर के वे जानना चाहते हैं कि मैंने गलत था या सही था, तो मैं सहर्ष उनको अपने घर पे निमंत्रण देता हूं। कागजातों के आधार पे मैं निमंत्रण देके समझाने के लिए उनको कई बार आग्रह किया, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा और अपने मन से कुछ भी कहते चले गए। तो चलिए, झापा के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि किस तरीके से फिर से उस पार्टी को जिसका एकीकृत बिहार के वक्त दक्षिण छोटा नागपुर में वर्चस्व था, वो फिर से अलग झारखंड बनने के बाद धीरे धीरे ही सही जनता के मानचित्र में फिर से स्थापित करने की कोशिश है। हमारा ये संवाद आगे यूं ही बढ़ता चलेगा जाएगा, कई और हमारे अतिथि इस संवाद में जुड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।